बात हम सबसे पहले आर्मी एक्सरसाइज की करेंगे। आज हम आपको भारतीय सेना के 2 युद्धाभ्यासों के बारे में तफसील से बताएंगे। एक युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच चल रहा है, जबकि दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज मलेशिया के पुलई में चल रही है। वहां भारत और मलेशिया की सेनाएं 12 दिसंबर तक जंगल में युद्धाभ्यास करेंगी। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से गढ़वाल राइफल्स की 17वीं बटालियन के सैनिक और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। भारत मलेशिया के बीच इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को हरिमोश शक्ति 2022 का नाम दिया गया है। लेकिन पहले बात औली में आज से शुरू हुए युद्धाभ्यास की, जिससे जुड़ी यह रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर सेना के अदम्य साहस और शौर्य की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय और अमेरिकी सेना के जवान अगले 15 दिनों तक उत्तराखंड के औली में संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे, जिसका आगाज आज से हो चुका है। इस अभ्यास के पहले ही दिन दोनों देशों के जवानों के बीच गजब का तालमेल नजर आया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहे अभ्यास में हवा से जमीन तक जवान अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। इस दौरान सेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे जमीन पर उतरते नजर आए। ये युद्धाभ्यास 1 साल अमेरिका और 1 साल भारत में होता है। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसीलिए इस साल उत्तराखंड के औली में इसके 18वें एडिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सेना के जवान और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का इस साल औली में ये 18वां संस्करण था, जो कि हाई एल्टीट्यूड में किया गया। इस एक्सरसाइज में हम सभी ने यूएस आर्मी के साथ में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को यूएन के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत एक्सरसाइज करके वैलिडेट करना, इसकी प्रैक्टिस की है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे ट्रूप्स ने एक दूसरे के साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया। हमारी जो टीटीपीज होती हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, उनको एक दूसरे के साथ साझा किया। चाहे जंग के नजरिए से तैयारी करनी हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, दोनों ही देशों के सैनिक इस युद्धाभ्यास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, और ये तस्वीरें भी इसी बात की गवाही दे रही हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को सकुशल छुड़ाने का भी सफल ऑपरेशन किया गया। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं, इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है, और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई हुई है और एक घर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनको बंदी बना लिया गया है, और दोनों तरफ के ट्रूप्स, चाहे यूएस ट्रूप्स हों, अमेरिकन ट्रूप्स हों, एक ही टीम में एक साथ यहाँ पर जो है इस ड्रिल को कर रहे हैं। और ये खास बात है इस एक्सरसाइज की कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के ट्रूप्स या यूएस आर्मी के ट्रूप्स अलग अलग जो है काम कर रहे हैं। हर एक्सरसाइज में, हर ड्रिल में जो है दोनों तरफ से एक बैलेंस बना हुआ है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स एक साथ सारे ऑपरेशंस करें। वैसे तो दोनों देशों के बीच हर साल आर्मी एक्सरसाइज होती है, मगर इस बार इसकी खासियत ये है कि चीन से जारी तनाव के बीच पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतने करीब भारत और अमेरिका की सेनाएं अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हैं। ये एक्सरसाइज जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हो रही है, चाइना के बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर। बड़ा क्लियर मैसेज चाइना को दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान किसी प्रकार से अकेला नहीं है, हर प्रकार से
सक्षम है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्निक्स का माहिर है, और अगर उसके साथ पंगा लिया तो चाइना के लिए फायदेमंद ही होगा। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेनाएं जापान सागर में हुए मलबार एक्सरसाइज में भी हिस्सा ले चुकी हैं और अब दोनों देशों की थल सेना के जवान अगले 15 दिनों तक औली में अपना दमखम दिखाएंगे। इन एक्सरसाइजेस के जरिए साल दर साल भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और तालमेल को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि भविष्य की चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। उत्तराखंड के औली से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस अभ्यास के दौरान कई तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा भारतीय सेना दुश्मन के ड्रोन खतरों से निपटने के लिए भी खास तैयारी कर रही है। इंडियन आर्मी एंटी ड्रोन चील को ट्रेनिंग दे रही है। किस तरह से ये चील अपने मिशन को अंजाम देगी, मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट देखिए। ड्रोन्स का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एक नया तरीका ढूंढा है। चील जो पक्षी है उसकी मदद से ड्रोन्स को हिट करने का जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी भी चल रहा है और इसका पहला अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो कि औली में चल रही है भारतीय और यूएस आर्मी के बीच, वहां पे किया गया है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के अलग अलग प्रकार के तरीके ढूंढने पड़ेंगे ड्रोन्स को गिराने के लिए। जिस तरीके से ड्रोन वॉरफेयर में एक बढ़ोतरी आ रही है, भारतीय सेना का मानना है कि आगे आने वाले समय में इन नए तरीकों से ही इसका सामना किया जा सकता है। और अब बात मलेशिया में चल रही आर्मी एक्सरसाइज की कर लेते हैं। वहां भारतीय सेना के जवान मलेशिया के जंगलों में संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। मलेशिया के पुलई में हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान भारतीय सेना मलेशियाई सैनिकों के साथ मिलकर जंगल वॉरफेयर में दक्षता बढ़ाएगी और जंगल में चलाए गए अपने ऑपरेशन के अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। मलेशिया की धरती पर भारत के रणबांकुरों का दमखम। जंगल में युद्ध कौशल को अंजाम देने उतरी भारतीय सेना। जंगल में शौर्य और पराक्रम का परचम लहराने के लिए भारत और मलेशिया की सेनाएं जुट चुकी हैं। जंगल वॉरफेयर के तहत दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही हैं। घने जंगल में दुश्मन को धूल चटाने की दक्षता हासिल कर रही हैं। भारत और मलेशिया के बीच इस साल का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति मलेशिया के पुलई में शुरू हो चुका है। 12 दिसंबर तक दोनों देशों की सेनाएं इसी तरह जंगल में युद्ध की रणनीतियों को अंजाम देंगी, गोरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक में पारंगत होंगी और जंगल वॉरफेयर की बारीकियों को एक दूसरे से साझा करेंगी। जंगल वॉरफेयर में पारंगत होने के लिए दुश्मनों को मात देना ही काफी नहीं होता। जंगल में खुद को सुरक्षित रखना, सरवाइव करना भी चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से अनुभव साझा कर रही हैं। हरिमो शक्ति सालाना सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच 2012 से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने गढ़वाल राइफल्स की 17वीं बटालियन को मलेशियाई सेना के साथ सैन्य अभ्यास के लिए भेजा है। इस सैन्य अभ्यास में गढ़वाल राइफल्स के दल में 62 अधिकारी, जेसीओ और जवान शामिल हैं, जो मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास में जुटी है। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये युद्धाभ्यास एक अहम कदम है।
इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में सामरिक कौशल बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच परस्पर क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के सैनिकों जंगल में अभियानों की योजना बनाने से लेकर उसके संचालन के दौरान अनुभवों को साझा करेंगे। इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं की युद्ध दक्षता में बढ़ोतरी होगी। भारतीय सेना युद्ध कौशल की क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए दूसरे देशों की पेशेवर सेनाओं के साथ लगातार युद्धाभ्यास में जुटी है। ताकत और काबिलियत में अव्वल होने के बावजूद भारतीय सेना के जाबाज दूसरे देशों के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध कौशल के हुनर को तराशने में जुटे हैं। मलेशिया से सैन्य अभ्यास का भी यही मकसद है, जंग के लिए न सिर्फ खुद को तैयार रखना बल्कि हिंदुस्तान की सरहद को दुश्मनों की नजरों से महफूज रखने के लिए हमेशा मुस्तैद बने रहना। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर है देश की बेटियों की। बीएसएफ की 2 महिला जवानों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। रात के अंधेरे में महिला जवानों ने ड्रोन की देर रात मूवमेंट देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसे मार गिराया। ये सीमा पार से होने वाली साजिश का एक और सबूत है, लेकिन साथ ही भारत के मुस्तैद जवानों के पराक्रम का भी प्रमाण है। पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन के जरिए नशे की खेप भारत में भेजने की कोशिश थी, लेकिन सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर ऐसी कोशिश को नाकाम कर दिया। और खूबी तो ये है कि इस पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ की 2 महिला जवानों ने मार गिराया। सरहद की निगरानी में बीएसएफ की महिला जवानों की भी भागीदारी है और भारत की नारी शक्ति का दम अब पाकिस्तान के भी समझ में आ गया होगा। बीएसएफ की भाग्यश्री और प्रीति ने ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया। अमृतसर के चाहरपुर इलाके में रात के वक्त उन्होंने जैसे ही ड्रोन की मूवमेंट को देखा तो लगातार कई राउंड फायर किए और ड्रोन को ढेर कर दिया। ड्रोन में बीएसएफ ने सफेद रंग का पैकेट बंधा पाया, जिसमें से हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए। पाकिस्तान रात के अंधेरे में ड्रोन का इस्तेमाल कर ड्रग्स की तस्करी में जुटा है, लेकिन महिला जवानों की मुस्तैदी और बहादुर की वजह से ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। सीमा पर तैनात 2 हमारी महिला भवानी कांस्टेबल प्रीति और कांस्टेबल भाग्यश्री, इन्होंने असाधारण बहादुरी, सूझबूझ, निशानेबाजी का परिचय देते हुए तुरंत ड्रोन पर फायर करा और उस फायर से ड्रोन को नुकसान पहुंचा और ये जमीन पर क्रैश हो गया। पूरे सीमा सुरक्षा बल को इन दोनों महिला कांस्टेबल्स पर गर्व है और पूरी मातृशक्ति के लिए ये एक संदेश भी है कि हमारी माताएं बहनें कितनी सक्षम, कितनी ताकतवर हैं और किस तरह मां दुर्गा के रूप में किसी भी साजिश का, किसी भी दुष्ट का संहार करने में सक्षम है। ड्रग्स बरामद करने के बाद बीएसएफ जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। कांस्टेबल प्रीति और कांस्टेबल भाग्यश्री का एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। महिला होकर वो डट के बॉर्डर पे खड़ी रही, उन्होंने ड्रोन को डाउन किया, एक हेक्टोकॉप्टर को, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की मंशा साफ नजर आती है। बॉर्डर पे आपको बता दें 11,000 जो टोटल डिप्लॉयमेंट है उसमें से 1100 महिलाएं हैं और कंधे से कंधा मिला के वो बॉर्डर्स पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं। और लगातार हमने देखा है कि इस साल 200 ड्रोन्स हैं। पिछले साल अगर हम बात करें पैसेंजर ड्रोन्स की जो इनपुट है वो आया था, उससे पहले बात करें तो 2020 में 45 के करीब था। लेकिन क्योंकि अब काफी ज्यादा इजाफा हुआ है तो दोनों को ही इंस्ट्रक्शन और हिदायत है बीएसएफ से
चाहे महिला हो या पुरुष पर्सनल हो, कि इस पे लगातार नजर रखनी है। एंटी ड्रोन डिप्लॉयमेंट भी की है, लेकिन यहाँ पे एक गन के जरिए इसे शूट डाउन किया गया है। ड्रग्स ही नहीं, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार सप्लाई करने की साजिश भी रच रहा है। लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों की पाकिस्तान की इस हरकत पर चौकन्नी नजर है। ड्रोन का जो ड्रॉपिंग हुआ है, ये एक्चुअली प्रयास हुआ था पहला प्रयास हुआ था बधाई चीमा की तरफ से, लेकिन वहां सक्सेस हो नहीं पाए। तो फिर दोबारा ये हमारे पोस्ट बीओपी जो है दरिया मंसूर की तरफ आए, जहां पे हमारे 2 सीमा प्रहरी महिला कांस्टेबल, जो जिसे हम सीमा भवानी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने देखा और फायर किया। फायर से ये अनबैलेंस्ड हुआ और वो ड्रोन जो है जस्ट हमारे 50 गज फेंस के 50 गज जो है के आसपास जो है वो ड्रोन गिरा। उसमें हमने जब मुआयना किया, इसका गंभीरता से इसका मुआयना किया, तो इसमें जो है इट इज सस्पेक्टेड टू बी 3 kg हीरोइन। पाकिस्तान की हर चाल को भारतीय जवान नाकाम करते आ रहे हैं। भारत पाक सीमा पर 2 दिन पहले 26 नवंबर को भी ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई थी, जिसके बाद ड्रोन को देखते ही बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग की थी। नतीजन ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गया था। जाहिर है, आसमानी खतरे के खिलाफ हिंदुस्तान ने बेजोड़ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल पिछले 2 सालों में आतंकी घटनाओं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में लगातार कमी आई है। आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने वो अवैध हथियारों की उनके पास किल्लत हो गई है। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से आतंकी संगठनों के पास पैसे और संसाधनों की भी कमी है। अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनके ही सहारे सही लेकिन भारत की सीमा में अवैध हथियार और ड्रग्स की खेप पहुंच जाए। और इसी का नतीजा यह है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान के ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ करते नजर आ रहे हैं। साल 2019 की बात करें तो उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा ड्रोन सरहद के आसपास देखे जा चुके हैं। सिर्फ इसी साल की अगर बात करें तो पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हवाई क्षेत्र में 191 ड्रोन की एंट्री देखी गई है। इन 191 ड्रोन में से 171 ड्रोन पंजाब सेक्टर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर देखे गए हैं, जबकि 20 ड्रोन जम्मू सेक्टर में देखे गए हैं, जिनमें सुरक्षा बल ने अब तक 10 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। 26 जून को पंजाब के अबोहर क्षेत्र में झंगर बीओपी के पास ड्रोन देखा गया था और बीएसएफ ने इसे मार गिराया। 23 मई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पाकिस्तान से एक ड्रोन भेजा गया, जिसे जम्मू पुलिस ने मार गिराया। इस ड्रोन के साथ ही अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 7 स्टिकी बम भेजे गए थे। 15 मई को पंजाब के पठानकोट के बमियाल सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया, जिस पर बीएसएफ के सैनिकों ने फायरिंग की थी। इस जवाबी फायरिंग की वजह से ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। 8 मई को बीएसएफ के जवानों ने एक और ड्रोन देखा और उसको मार गिराया। इससे पहले 29 अप्रैल को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर में पुलमोरान बीओपी के पास एक ड्रोन को मार गिराया था। 9 मार्च को अमृतसर के हवेलियां बीओपी के पास ड्रोन देखा गया था, जिसे मार गिराया। इसके बाद 7 मार्च को फिरोजपुर के तेजस सिंह के पास ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। 13 फरवरी को एक बार फिर से आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। 9 फरवरी को पंजाब के गुरदासपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन से करीब 4 किलो आरडीएक्स विस्फोटक गिराने की कोशिश की गई, तो आतंकियों के हाथ लगने से पहले बीएसएफ ने उसे बरामद कर लिया। 18 जनवरी को पंजाब के अमृतसर में हवेलियां बॉर्डर आउटर पोस्ट के पास एक ड्रोन मार गिराया गया था। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पिछले साल जुलाई में 5 किलो आईईडी विस्फोटक के साथ एक बड़ा ड्रोन भेजा गया था, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया। पिछले 2 साल में भारतीय सेना ने 400 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है और इसीलिए पाकिस्तानी आतंकी ड्रोन वाली साजिश शुरू कर दी। इसके लिए आईएसआई और पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में कई ड्रोन लॉन्च पैड एक्टिव हैं और इसीलिए सेना और सुरक्षा बल के जवान
बहुत अलर्ट हैं ताकि सीमा पार से आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी का मॉड्यूल की कमर तोड़ी जा सके, जिससे आतंकी संगठन हथियार, नगद राशि और ड्रग्स भारत की सीमा में भेज रहे हैं। आज जिन 2 महिला जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया है, उनका इस एक्शन पर क्या कहना है, हम वो भी आपको सुनवाते हैं। जब हम कल रात तकरीबन 11 बजे अपनी रेगुलर ड्यूटीज कर रहे थे, तभी हमें पाकिस्तान की तरफ से कुछ बजिंग साउंड सुनाई दिया और हमें लगा कि वह ड्रोन का साउंड है और उसको ड्रोन सस्पेक्टेड मानते हुए हमने ब्रस्ट फायर किया, जिसमें मैंने तकरीबन 6 राउंड फायर किए और मैंने लगभग 9 राउंड फायर किए। फायर बंद होने के बाद हमें बजिंग साउंड आना भी बंद हो गया, जब तक हेड कमांडर वहां पे पहुंच चुके थे फायर की आवाज सुन के। उसके बाद कंपनी कमांडर और अदर ऑफिसर्स वहां पे पहुंच गए। सिचुएशन को संभालते हुए उन्होंने आगे की कार्रवाई की। कल के वो ड्रोन इंसिडेंट के बाद हम दोनों को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो जहां एक तरफ बीएसएफ के जवान सीमा पर आतंकियों को मौत दे रहे हैं, तो वहीं देश में मौजूद आतंकियों के मददगारों पर एनआईए शिकंजा कस रही है। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, बम्बिया गैंग, ये वो गैंगस्टर हैं जिनके ठिकाने इस वक्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए के निशाने पर हैं। और यही नहीं, इनके जैसे दूसरे गैंगस्टर्स की भी कुंडली खंगाली जा रही है और इन गैंगस्टर्स की कमर पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही केंद्रीय जांच एजेंसी कमर कसकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक 5 राज्यों में छापामारी कर रही है। इस छापामारी में बिश्नोई को एनआईए की ओर से आतंकवादी गैंगस्टर सांठगांठ मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान एनआईए को कुछ साजिशों के बारे में भी पता चला है, जिसके बाद उन्होंने तलाशी अभियान चलाने का फैसला किया। आज सुबह एनआईए की टीम अचानक हरियाणा के यमुनानगर पहुंची, जहां उसने फरखपुर थाना पुलिस की मदद से गैंगस्टर काला राणा के गुर्गे अभिषेक धीमान के घर पर दबिश दी। हालांकि जांच के दौरान अभिषेक घर पर नहीं था, फरार मिला, लेकिन टीम खाली हाथ नहीं लौटी और सिमरनजीत सिंह और बाबा समेत 2 लोगों को पूछताछ के बाद एनआईए अपने साथ ले गई। सिमरनजीत सिंह पर काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर 2 की टीम को लूटने के प्रयास और हमला करने का केस दर्ज है। तो वहीं दूसरी गिरफ्तारी लुधियाना से हुई है, जबकि दुराहा से गैंगस्टर रवि राजगढ़ का घर भी खंगाला गया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो मैं आपको बता चुका हूं, और आपराधिक रिकॉर्ड के दिन 2 व्यक्तियों को आज डिटेन किया गया है एनआईए द्वारा। उन 2 व्यक्तियों को यमुनानगर पुलिस द्वारा अभी फिलहाल ही गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था और यही इनपुट आज हमारे पास है। मुकदमा 408/2022 गिरोहबंदी का अंडर सेक्शन 398, 401, 341, 201 और 109 आईपीसी प्लस 25 आर्म्स एक्ट जो वैध हथियार का होता है वो दर्ज रजिस्टर्ड है, जिसमें पुलिस ने वेपन्स की भी रिकवरी कर रखी है। एनआईए को सबूत मिले हैं कि भारत में लॉरेंस बिश्नोई और बवाना गैंग के नाम पर टेरर फंडिंग हो रही है। ये जानकारी एनआईए को लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना से पूछताछ के दौरान मिली। टेरर फंडिंग मामले में ये एनआईए की तीसरी रेड है। इससे पहले 2 राउंड की छापामारी में 102 जगहों पर छानबीन की गई थी और तीसरे राउंड में 20 जगहों पर छापामारी की गई थी, जिसमें यह सामने आया कि देश के अलग अलग जेलों के अलावा कनाडा, पाकिस्तान, दुबई से गैंग चला जा रहा है और ये गैंग विदेश से बड़े हथियार मंगवा रहा है, जिसके तहत टारगेट किलिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर की तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं और विदेश में बैठे आतंकी इनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। लिहाजा भारत और विदेशों में छुपे बैठे आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ पर एनआईए लगातार एक्शन ले रही है। गैंगस्टर्स पर एनआईए की तरफ से लगातार इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, जहां एक तरफ गैंगस्टर्स से एनआईए की टीम एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से जेलों में बैठ करके ये गैंगस्टर्स पैसों की उगाही करते हैं और उन जगहों से पैसे उठाते हैं जो कि आतंक की फंडिंग हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से भी इन
गैंगस्टर्स को फंडिंग कर रहे हैं उन पर भी एनआईए शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद आज एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर एनआईए की टीमों ने छापेमारी की, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण चीजें एनआईए को मिली हैं, जिसके आधार पर एनआईए फिर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि एनआईए ने गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एनआईए ने 2 बार छापेमारी की है, जिसमें से 102 जगहों पर जो गैंगस्टर और इनके जुड़े हुए राजदार हैं उनसे पूछताछ के बाद एनआईए ने छापेमारी की है। बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो कि अभी भी फरार हैं और विदेशों में बैठ करके इन गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना को पैसा मुहैया कराते हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर और दूसरे राज्यों में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जब एनआईए को इस केस को सौंपा गया, उसके बाद एनआईए लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जिस तरीके से इन गैंगस्टर्स ने कदम बढ़ाया, वैसे में अब केंद्र सरकार ये चाहती है कि दिल्ली एनसीआर और दूसरे राज्यों से इन गैंगस्टर्स का पूरी तरीके से सफाया हो। और अब बात गुजरात विधानसभा चुनावों की, जहां पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 2 दिन बाद यानी कि 1 दिसंबर को पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में गुजरात में कुल 19 जिले हैं, जहां पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कच्छ सौराष्ट्र इलाके की 54 सीटें हैं। दक्षिण गुजरात की 35 सीटें भी इसमें शामिल हैं। पहले चरण की 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जिनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या 70 है। पहले चरण के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 339 हैं। पहले चरण की सभी 89 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि गुजरात में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की तरफ से 88 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। वहीं बीएसपी की तरफ से 57 तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2017 यानी कि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खाते में कच्छ सौराष्ट्र की 54 सीटों में से 23 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था। तब उसे 54 में से 30 सीटें मिली थी। कच्छ सौराष्ट्र इलाके की तुलना में दक्षिणी गुजरात की अगर बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन वहां शानदार रहा था और इस इलाके की 35 सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 ही सीटों से संतोष करना पड़ा था। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस कच्छ सौराष्ट्र इलाके में मजबूत बनकर उभरी तो बीजेपी ने दक्षिणी इलाके में अपना परचम फहराया। हालांकि इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और अपना पूरा दमखम आजमा रही है, जिसकी वजह से गुजरात में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी की वजह से बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अपनी अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती तो होगी ही, जबकि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसके अलावा उसकी तरफ से कच्छ सौराष्ट्र इलाके में मतदाताओं को लुभाने के लिए भी काफी मेहनत की जा रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्हीं के भरोसे बीजेपी गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने की उम्मीद पाले बैठी है। फर्स्ट फेज का वोटिंग है परसों फर्स्ट को, इसके लिए तभी तैयारी हो चुका है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। इलेक्शन ईवीएम मशीन्स का रैंडमाइजेशन हो चुका है, इसका कमीशनिंग हो चुका है। कमीशनिंग मतलब पोलिंग स्टेशन तक ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक पहुंच गए हैं। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा, मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। और वेबकास्टिंग का भी तैयारी हुआ। दिस टाइम 50% पोलिंग स्टेशन ऊपर हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं, उसका भी हम एजेंसी नक्की किया है, उसका भी तैयारी हो रही है। और इसका मॉनिटरिंग के लिए इधर सीईओ लेवल पे और डीईओ कलेक्टर्स के लेवल पे भी कंट्रोल रूम हम रखा है। इसका डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कंटिन्यूसली हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और सभी ट्रेनिंग भी हो चुका है एंड सीएपीएफ मिलिट्री फोर्सेस भी आ चुका है। सो सब कुछ तैयारी हो चुका है हमारा तरफ से।
आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आगाज हो चुका है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस बार कोरोना महामारी के 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे रंग में हो रहा है और इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम आज से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेंगे और फिर 4 दिसंबर को दीपदान के साथ मुख्य कार्यक्रमों का समापन होगा। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने 12 मिनट के संबोधन को गीता पर ही केंद्रित रखा। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूं कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। देवियों और स्वजन, श्रीमद् भागवत गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है, उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। और अब आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक अनोखा रंग दिखाते हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की ये यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, जहां भारत जोड़ो यात्रा जब धार्मिक नगरी उज्जैन से गुजरी तो रास्ते में टी ब्रेक लिया गया और इसी दौरान स्कूली बच्चों ने राहुल गांधी का अभिवादन किया और जब राहुल गांधी बच्चों के बीच पहुंचे तो वो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी स्कूली बच्चों के साथ डांस किया। अब डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा सानेगांव। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।